ये आप अभी जो देख रहे हैं पिक्चर में, इसको हम कहते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम, जहाँ दो स्टार्स अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं और इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होता है। आज आइए हम इसी बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डीटीज क्लासेस एंड टुडेज टॉपिक इज़ बाइनरी स्टार सिस्टम। इट इज़ अ स्मॉल टॉपिक, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बाइनरी स्टार सिस्टम जो होता है दैट कंप्राइजेज ऑफ टू स्टार्स विच आर रोटेटिंग अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। तो ये देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। क्या रीज़न है इसका, आइए इसको ज़रा समझते हैं। अगर हम ये कहें कि ये है एक स्टार और ये है दूसरा स्टार, ठीक है, और ये इनको मिलाने वाली लाइन है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इज क्लोजर टू द हैवियर पार्टिकल। नाउ लेट्स से कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने लिखा है r, स्मॉल r। लेट्स राइट इट, the distance is r. Now the mass of the first body is m1, the mass of the second body is m2. This is the common center of mass and center of mass of the two particles, I mean to say, and the distance of m1 from the center of mass is, let's say, r1, and the distance of m2 from the center of mass is r2. तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इस r1 और r2 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि डायग्राम आपको दिखा रहा है और जैसा कि हमने अभी वीडियो में भी देखा था, ये अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते रहेंगे। तो वो भी मैं घुमा के दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। बट उससे पहले आइए हम सबसे पहले ये r1 r2 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो r1 r2 होता है सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, ये r1 की वैल्यू होती है। अब कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे बताइए। तो आप m1 को ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है। Taking m1 as origin, ठीक। तो अगर हम m1 को origin मान ले तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा या जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, उसको हम क्या लिख सकते हैं। वी कैन राइट m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ व्हाट इज m1? m1 is m1, and what is the distance of m1 from origin? It is at origin, so that will be 0. m2 की डिस्टेंस है r, origin से बात कर रहा हूँ मैं, divided by total mass m1 plus m2. So ultimately what we are getting as distance of center of mass from origin is m2r divided by m1 plus m2, ठीक है। जिसने भी सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा उसने फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल रहे हैं xcm, सो दैट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये जो rcm है किसका डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, किस से, ओरिजिन से। ओरिजिन कौन है, m1 है। तो इसका मतलब और कुछ नहीं, आपने क्या निकाला है, आपने r1 निकाला है। तो अगर आप r2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए। r2 निकालने के लिए आप टोटल डिस्टेंस में से r1 को माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा m1r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरह से देखिए आपने r1 r2 निकाल लिया। अब मैं आपको ट्रेजेक्ट्रीज दिखाता हूँ इनकी। ओके, सो लेट्स हैव द ट्रेजेक्ट्रीज। तो देखिए, इसको सेंटर लीजिए, ये जो सेंटर ऑफ मास है, और इसको गोले में घुमा दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा मेरे को। इस तरह से कुछ ये घूमेगा, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। आई थिंक इट्स रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन नाउ, ठीक है। तो ये अपने सर्किल में इस तरह से घूमेगा,
और जो दूसरा वाला है वो भी उसी को सेंटर बनाएगा और अपने रेडियस वो r1 को लेगा, और वो जो है वो इस तरह के एक सर्किल में घूमेगा। ठीक है, अब इस सर्किल को हमने यहाँ पूरा दिखाया नहीं है, अगर इसको पूरा दिखाना है तो हमको इस लाइन को छोटी करनी पड़ेगी, तो इसको भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो चलिए लेट्स ट्राई इट। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं लाइन को, इसको यहाँ ले आते हैं, इस पार्टिकल को यहाँ पे ले आते हैं। ओ डिस्टेंस की हमें ज़रूरत है नहीं, अब ओ पॉइंट की इसको हटा देते हैं, m1 हटा देते हैं, m1 लिख देते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा m1। ठीक है, अब ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट ये पार्टिकल घूमेगा, तो हम एक सर्किल बनाएंगे अभी और आपको दर्शाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए परफेक्ट। ठीक है, ये अपने रेडियस में घूम रहा है, समझ में आ रही है बात। तो थोड़ी देर के बाद आपकी पोजीशनिंग जो है इन पार्टिकल्स की कैसे दिखेगी, देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ। ये पार्टिकल थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ जाएगा, या और ये रहा आपका छोटा वाला पार्टिकल जो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए, दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, यही चीज़ यहाँ दिखाई हुई है, देखिए आपके डायग्राम में। ठीक है, अब आप देखिए इक्वल टाइम में इन दोनों ने जो एंगल ट्रेवल किया है वो बराबर है कि नहीं। इन दोनों ने जो इक्वल टाइम में एंगल ट्रेवल किया है वो सेम है। इसने भी एंगल ट्रेवल किया है θ1, बल्कि θ2 कहिए आप इसको, और इसने ट्रेवल किया है θ1, बट आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो θ2 और θ1 दोनों बराबर हैं। सो θ1 और θ2 दोनों को आप थीटा लिख सकते हैं, यानी इन दोनों की एंगल कवर्ड सेम टाइम में सेम होगी। ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट r डिस्टेंस पे ही सिचुएटेड रहेंगे और सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर रहे होंगे। एक r1 रेडियस पे रोटेट कर रहा है m1 और m2 r2 रेडियस पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, और सक्सेसिव पोजीशंस आप चाहें तो बना सकते हैं, जैसे एक और पोजीशन बना लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ये पोजीशन आपको ऐसे दिखेगी, है ना। ये छोटा वाला पार्टिकल आपको यहाँ पे दिखेगा और ये बड़ा वाला पार्टिकल आपको यहाँ पे दिखेगा। ये थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, ऐसा। ठीक है, तो ये रोटेट होता जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। नो सिंस दे आर ट्रेवलिंग इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, ठीक है, तो हम अब मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। दे कवर इक्वल angles in equal time interval. So θ1 and θ2 both will be equal to थीटा। ठीक, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों का क्या होगा बताइए, सेम होगा। क्यों? बिकॉज थीटा सेम है और टाइम भी सेम है, तो इनकी दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगी। ठीक है, आइए अब ज़रा इसको हम लोग प्रूव भी कर लेते हैं और साथ साथ और भी देख लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी आएगी कितनी। तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम आना ही आना है। लेट्स फाइंड दैट एंगुलर वेलोसिटी, किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, किस वेलोसिटी से घूम रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर रिवोल्यूशन सेंट्रीपिटल force must be provided
by gravitational force. Considering m1, मान लीजिए कि हम m1 की FBD देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई m1 इंटू उसका एंगुलर वेलोसिटी ω1 स्क्वायर इंटू उसका रेडियस r1, ये है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बराबर होना चाहिए इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स के, जो होगा Gm1 m2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। एम आई करेक्ट? सही है। अब आप देखिए इसमें m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि आपका ω1 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा Gm2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ r1 डिवीजन में आ जाएगा, आएगा ना, ω1 स्क्वायर Gm2 डिवाइड बाई आर। यस, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, किसकी वैल्यू पुट करते हैं बताइए? हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, r1 की। r1 की वैल्यू हमने कैसे निकाली अभी देखिए, इसके लिए हमने पहले नीचे में कैलकुलेशन कर रखा है, तो इससे हम यूज़ करते हैं। तो r1 की वैल्यू हम लिखेंगे बेटा m2 इंटू आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जो कि आपको सॉल्व होके दे देगा, m2 कट जाएगा, इट इज़ g इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये ω1 स्क्वायर का वैल्यू है, यानी आपका एंगुलर वेलोसिटी ω1 कितना आता है? इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये अभी निकाला ω1 का। अब अगर आप ω1 की जगह ω2 निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेसिंग, जहाँ जहाँ सफिक्स 1 लगा है वहाँ 2 लगा देंगे, एंड 2/1। ठीक है, तो रिप्लेस करेंगे तो हमें ω2 मिल जाएगा, और ω2 हमें कितना मिलेगा? आप करके देख लीजिए रिप्लेस, आप रिप्लेस करके देख लीजिए, आपको वैल्यू मिलेगा g इंटू m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाई सेम आर क्यूब। तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए? इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी, वैसे भी डिस्कशन से हमें पता चल चुका था कि एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम आनी है, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इक्वल इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, वेलोसिटी सेम नहीं होगा, ठीक है, वेलोसिटी सेम नहीं होगा। एंगुलर पैरामीटर्स यहाँ भी, जैसे कपल रोटर्स में आया था ना एंगुलर, वहाँ पर लीनियर पैरामीटर्स सेम आया था, ठीक है, जब हमने कपल रोटर्स का एक डिस्कशन किया था। यहाँ पे एंगुलर पैरामीटर्स सेम आ गए, ठीक है, θ1 θ2 बराबर आ गया, θ1 θ2 इक्वल है, ω1 ω2 इक्वल है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको वेलोसिटी लिखनी होगी तो आप v1 लिखना होगा, तो आपको क्या लिखना होगा बताइए? r1 मल्टीप्लाइड बाई ω1 लिखना होगा। ω1 का वैल्यू डालिएगा यहाँ से, और r1 की वैल्यू देखिए हमने निकाल रखी है यहाँ पे, ये आप r1 की वैल्यू की जगह डालेंगे तो आपको v1 मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको v2 की ज़रूरत पड़ेगी तो आप r2 इंटू ω2 करेंगे, ω2 की वैल्यू भी सेम ही होगी, r2 की वैल्यू आप यहाँ से डालेंगे, देखिए हमने r2 की वैल्यू निकाल रखी है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ r2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट ज़रा बड़ा कर दें, ये हमने यहाँ पे r1 r2 की वैल्यू इसी निकाल रखी थी कि जहाँ हमें ज़रूरत पड़े हम उसका यूज़ कर लें। तो उम्मीद है आपको एंगुलर वेलोसिटी समझ में आया होगा। आप देखिए पूरा डिस्कशन जो है, सो इसको हम बाइनरी स्टार सिस्टम कहते हैं, और बाइनरी स्टार सिस्टम जो है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क के, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, ठीक है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं। सो हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक तो हमने लिखा ही नहीं आज, हमारा टॉपिक था बाइनरी स्टार सिस्टम, बाइनरी स्टार सिस्टम, ये था हमारा टॉपिक, ठीक है। बाइनरी स्टार सिस्टम, and what is a binary star system by the way? Binary star system is a system of two stars, ठीक है, लिख देते हैं,
It is a system of two stars rotating, not rotating, I'm sorry, revolving about their combined center of mass without any external force, torque. ये है बाइनरी स्टार सिस्टम का मतलब. So it is a system of two stars revolving about their combined center of mass without any external force torque acting. ठीक है, ये है बाइनरी स्टार सिस्टम और इस तरह से आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं. अब आपको यहाँ पे मैं कुछ काम दे रहा हूँ. ठीक है, देखिए हमारे जो दो स्टार्स थे इन दोनों का मास अलग अलग था तो इनका रेडियस अलग अलग था. अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के, अच्छा जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, डायग्राम को छोटा कर देते हैं, इसको नीचे लाते हैं. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स पे तीन इक्वल पार्टिकल्स हैं. ठीक है, 1 2 and 3. ठीक है, and the mass of each particle being m, the side of equilateral triangle being a. ठीक है, and it is given in the question that they are revolving about their common center of mass in this circular motion. ठीक है, so the question says a system of three particles of mass m each are revolving about their common center of mass due to mutual gravitational attraction forming. वैसे बनेगा ही इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 में 4 रहेंगे तो स्क्वायर बनेगा, 5 रहेगा तो रेगुलर पेंटागन बनेगा, अगर सबका मास सेम है तो. ठीक है, फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, equilateral triangle of side A. Find their speed of revolution. ये है हमारा सवाल. ठीक है, so system of three particles of mass m each are revolving about their common center of mass due to mutual gravitational attraction forming an equilateral triangle of side A. Find their speed of revolution. Now how to do this question? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, और मैं इसका डेरिवेशन आज बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ बिकॉज मैंने पहले भी किया हुआ है इसको, कि ये कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे तो ये जो इनका डिस्टेंस होगा कहाँ से, सेंटर से, वो कितना होगा बताइए. व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया हुआ है, दिस इज a/√3. ठीक है,
इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड अगर ए है तो सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस जो होगी a/√3 होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको डिराइव करके नहीं बताऊंगा, आप करिएगा उसको, ठीक है। पहले भी मैंने बताया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में जाइए, वहाँ देखिए, ठीक है। और ये आपको करना चाहिए खुद से, इतनी काबिलियत होनी चाहिए आप में। हाइट एंड डिस्टेंस लगाइएगा, एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये a/2 है, इससे निकल जाएगा। अब आप किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कीजिए, इसमें ऑब्जर्व एनी ऑफ द पार्टिकल। तो जैसे मैं मान लीजिए इस कॉर्नर वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पुल होगा, जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है? एक तो ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा, इधर अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा ये पार्टिकल इस पे लगाएगा अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सेम होगा, बिकॉज मास सेम है, बिकॉज पार्टिकल्स का मास सेम है, पार्टिकल्स की डिस्टेंसेस सेम है, तो कोई वजह नहीं बनता कि इन दोनों का फोर्स अलग अलग हो, कि दोनों फोर्स बराबर होगा। इस फोर्स को भी हम F लिखेंगे, इस फोर्स को हम F लिखेंगे, इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा। आप पैरेललोग्राम लगाइए, पूरा का पूरा वेक्टर्स आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो बिल्कुल अलोंग द सेंटर मिलेगा। ये देखिए, आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो बिल्कुल अलोंग द सेंटर आएगा। मैं पहले इसको ड्रॉ कर लूँ, कुछ यूँ आएगा, ऐसे आएगा, बिल्कुल अलोंग द सेंटर आएगा। और इस रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 2f cos θ/2, यानी f√3 होगी। आप करके देख लेना पैरेललोग्राम में। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज f रिजल्टेंट? दैट इज √f² प्लस f² प्लस 2f into f into cos 60 degree, and when you are going to solve it, you will get what? You will get √3 times of f, correct? Now what is f? The magnitude of f is gm square upon a square, because masses are m each and distance is a. Now this force must provide the centripetal force. This force must provide the required centripetal force. सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अगर इस फोर्स को रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करना है तो बताइए हम क्या लिखें? हम ये लिखेंगे कि भाई साहब √3 f की वैल्यू यानी gm²/a² की वैल्यू जो होगी वो सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होगी, जिसको हम mv²/r लिख सकते हैं। और अभी अभी हमने आपको बताया है r का मतलब क्या है? जो पर्पल लाइन दिख रहा है वो है r, ठीक है। और इस r की वैल्यू कितनी है? कितनी बताई मैंने r की वैल्यू? r की वैल्यू मैंने बताई है a/√3। कितनी बताइए? a/√3। तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा mv² डिवाइडेड बाई a/√3। अब यहाँ से आप v निकालिए, तो देखिए √3 इंटू a/√3, √3 इंटू a/√3, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा mv² इंटू √3 डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो हम इसको और इसको इक्वेट करने चले हैं, तो √3 कट जाएगा और हमें मिलेगी वैल्यू कितनी? v की वैल्यू मिलेगी gm डिवाइडेड बाई आई सपोज a। अगर रेडियस के टर्म्स में पूछेगा सर्कल का तो a की जगह आप √3r लिख सकते हैं। माइंड इट, r के जगह हम लिख सकते हैं a/√3 जब चाहें तब, और हम इसी तरह से जब चाहें तब a की जगह लिख सकते हैं √3r। डेट डिपेंड्स की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आप इस वैल्यू को gm डिवाइडेड बाई √3r भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली रूट लगाना पड़ेगा बिकॉज वहाँ v² है। तो देखिए ये है आपका एक्सप्रेशन वेलोसिटी का जिससे वो रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द वेलोसिटी विथ विच दे आर रिवॉल्विंग। दिस इज द वेलोसिटी विथ विच दे आर रिवॉल्विंग। सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। अब आप देखिए
वेलोसिटी मैंने निकाल लिया। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालने बोले जाए तो आप कैसे निकालेंगे बताइए? द एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, जो भी v निकाला है उसको r से डिवाइड कर देना, एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी। r से कर दो या a/√3 से कर दो, यू विल गेट द वेलोसिटी। ठीक है, रेडियस आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए। अब इसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर 4 पार्टिकल्स हों, 5 पार्टिकल्स हों, 6 पार्टिकल्स हों तो क्या होगा? 4 पार्टिकल्स के लिए स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 पार्टिकल देता हूँ। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक पार्ट देता हूँ आपको मैं, ये रहा आपका होमवर्क साथ में 3 पार्टिकल्स, और फिर मैं यहाँ दे देता हूँ आपको होमवर्क। 3 पार्टिकल्स वाला मैंने बना दिया, आप करना 4 पार्टिकल्स वाला, 4 पार्टिकल्स वाला। ठीक है, और ट्रायंगल के जगह आप करना, फर्स्ट पार्ट में तो ट्रायंगल होगा और सेकंड पार्ट में होगा, क्या होगा बताइए? अगर 4 पार्टिकल्स रहते और चारों का मास बराबर रहता तो क्या बनता? तो बनता है स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन। और क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम। तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज होमवर्क, ये आप करके आइएगा। ठीक है, तो ये देखिए बाइनरी स्टार सिस्टम बताया गया आज आपको, और बाइनरी स्टार सिस्टम के साथ साथ आपको ये बताया गया कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो वहाँ एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालें। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा लेक्चर को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।